देखिए, यदि ईमानदारी से ये जातीय जनगणना होती है तो उससे कुछ अच्छे आंकड़े निकल सकते हैं, कुछ परिवर्तन भी हो सकता है। जैसे कि हो सकता है कोई जाति अब तक अगड़ी जाति मानी जाती रही हो, लेकिन जब आंकड़े आएँगे तो पता चलेगा कि अरे ये जाति तो सामाजिक आर्थिक दृष्टि से बहुत पिछड़ी हुई है। उसके आंकड़ों को फिर सार्वजनिक किया जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि बस चुनाव तक जातीय जनगणना हो और फिर उसको ठंडे बस्ते में डाल दिया जाए। क्योंकि बीजेपी नीतीश कुमार ये सब छोड़ते रहते हैं। आपको याद होगा कुछ साल पहले उन्होंने बिहार को विशेष राज्य का दर्जा की मांग उठाई थी और उस पर हस्ताक्षर अभियान चला था, बहुत हंगामा हुआ था, उसकी चर्चा भी नहीं होती। तो ये सरकार नीतिगत फैसला लेगी, मुख्यमंत्री का फैसला हुआ नीतिगत कि नहीं शिक्षकों से कराना है, तो उसको पाठक सर कैसे बदल सकते हैं? वो तो उनको मानना ही होगा। अभी जो जातीय जनगणना हो रही है वो बेसिकली एक आप कह सकते हैं चुनावी हथकंडा कह सकते हैं। चुनावी हथकंडा इस तरह से है कि मतलब एक संदेश दिया जा रहा है खासकर पिछड़ी जातियों को कि हम लोग जातीय जनगणना करा रहे हैं और यदि इसमें आप लोग की संख्या बहुत ज़्यादा पाई जाएगी तो हो सकता है हम लोग आरक्षण बढ़ा दें। जिस देश में इतनी ज़्यादा नीतियाँ जाति के आधार पर बनाई जाती हों भारत में, जैसे सबसे महत्वपूर्ण आरक्षण नीति है जो जाति के आधार पर बनाई जाती है, तो उस देश में तो जातीय जनगणना जरूरी है। आखिरी बार भारत में जातीय जनगणना 1931 में हुई थी, 1931 में, मतलब लगभग 100 बरस वाले हुई थी। उसके बाद जातीय जनगणना हुई नहीं। बिहार में जातीय जनगणना पर जो रोक लगी थी उसे पटना हाई कोर्ट ने सुनवाई करके फैसला बता दिया है और सरकार के पक्ष में फैसला है। फैसला में ये कहा गया कि बिहार में अब जातीय जनगणना होगी। 80% का काम हो चुका है, बाकी जो 20% काम बचे हैं उसे एक हफ्ते में निपटाना है। एक हफ्ते में निपटाना है और इधर शिक्षकों को भी लगाया गया है इस काम में। और शिक्षक एक तरफ जहां के पाठक के निर्देश से परेशान है तो दूसरी तरफ जातीय जनगणना वो कराएंगे। इस विषय पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ पूर्व IPS अमिताभ दास सर मौजूद है। सर, जातीय जनगणना कराया जा रहा है बिहार में, क्या कहना चाहेंगे? जी, जातीय जनगणना के बारे में मैं बताऊं कि मेरा तो इस पर स्पष्ट है अपना जो पक्ष है वो ये कि मेरा मानना है कि जिस देश में इतनी ज़्यादा नीतियाँ जाति के आधार पर बनाई जाती हों भारत में, जैसे सबसे महत्वपूर्ण आरक्षण नीति है जो जाति के आधार पर बनाई जाती है, तो उस देश में तो जातीय जनगणना जरूरी है। क्योंकि यदि आप नहीं जातीय जनगणना करवाएंगे, आपके पास सही आंकड़े नहीं रहेंगे, तो फिर आप नीतियाँ कैसे बनाएंगे? हवा में तो आप नीतियाँ बनाएंगे नहीं। अब देखिए, मैं दर्शकों को बताऊं कि आखिरी बार भारत में जातीय जनगणना 1931 में हुई थी, 1931 में, मतलब लगभग 100 बरस पहले हुई थी। उसके बाद जातीय जनगणना हुई नहीं। उसके बाद 2011 में एक बार हुई जब UPA की सरकार थी, डॉक्टर मनमोहन सिंह PM थे तब, लेकिन उसके आंकड़ों को सार्वजनिक नहीं किया गया, तो वो होना भी इसका कोई मतलब नहीं रह गया। उसके बाद अगली जनगणना 2021 में होनी थी, 10-10 साल पर होती है, तो वो कोरोना महामारी की वजह से वो जनगणना हुई ही नहीं, तो अब तो 2 साल लेट ऐसे ही हो रही जनगणना। अब इसमें देखिए, कानूनी पक्ष ये है कि भारत का जो संविधान है उसमें स्पष्ट कहा गया है कि जनगणना कराने का अधिकार सिर्फ केंद्र सरकार को है, राज्य सरकार को नहीं है। और यही वजह है कि इसके पहले पटना हाई कोर्ट ने इस पर अंतरिम रोक लगा दी थी और बीच में इसका काम रुका रह गया था, बाधित हो गया था जातीय जनगणना का। लेकिन फिर बिहार सरकार ने ये तर्क दिया कि नहीं, ये हम लोग जनगणना नहीं करा रहे हैं, ये एक तरह का सर्वेक्षण है, सर्वे है, और उस सर्वेक्षण के द्वारा हम लोगों की जाति मतलब विभिन्न जातियों के बारे में पता कर रहे हैं, उनकी आर्थिक स्थिति, सामाजिक स्थिति के बारे में। और मुझे लगता है कि पटना हाई कोर्ट ने कहीं ना कहीं सरकार की दलील स्वीकार कर ली कि ठीक है, ये जनगणना नहीं है, ये जातीय आधारित सर्वेक्षण है, और इसलिए अब इसको हरी झंडी मिल गई है। ऐसे भी राज्य सरकार ने कहा, एडवोकेट जनरल ने कोर्ट को बताया कि 80% काम हो चुका है, अब बस 20% काम बचा है, तो इसको बीच में रोकना ठीक नहीं है। और एक चिंता इस बात की थी कि बहुत लोगों की निजता का हनन होगा, प्राइवेसी का हनन, तो उस पर भी राज्य सरकार ने कहा कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, निजता का हनन नहीं होगा, कोई ज़बरदस्ती नहीं है। यदि किसी कॉलम में कोई व्यक्ति नहीं बताना चाहे तो नहीं भी बता सकता है। तो देखिए, मैंने खुद भरा था, मेरे पास भी वो कर्मी पहुँचे थे और मैंने खुद भरा। उसमें आप देखेंगे कि 17 कॉलम हैं और 216 कोड दिए गए हैं विभिन्न जातियों को, 215 कोड विभिन्न जातियों को दिए गए हैं और 216वां कोड है यदि आप किसी भी से उसमें से नहीं है तो उसके लिए है। तो देखिए, यदि ईमानदारी से ये जातीय जनगणना होती है तो उससे कुछ अच्छे आंकड़े निकल सकते हैं, कुछ परिवर्तन भी हो सकता है। जैसे कि हो सकता है कोई जाति अब तक अगड़ी जाति मानी जाती रही हो, लेकिन जब आंकड़े आएंगे तो पता चलेगा कि अरे ये जाति तो सामाजिक आर्थिक दृष्टि से बहुत पिछड़ी हुई है, तो हो सकता है राज्य सरकार उस जाति को पिछड़ी जाति में शामिल कर ले।
इसी तरह हो सकता है कोई जाति अब तक पिछड़ी जाति मानी जाती रही हो, लेकिन आंकड़ों से पता चले कि ये तो बहुत तरक्की कर चुकी है, तो हो सकता है इसको पिछड़ी जातियों की श्रेणी से बाहर कर दिया जाए। तो ये सब मतलब होगा, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि पारदर्शिता हो, ईमानदारी से ये हो। और अभी देखिए असली बात क्या है कि अभी मुख्यमंत्री की या बिहार सरकार की मंशा बहुत ठीक नहीं है। अभी जो जातीय जनगणना हो रही है वो बेसिकली एक आप कह सकते हैं चुनावी हथकंडा कर सकते हैं। चुनावी हथकंडा इस तरह से है कि मतलब एक संदेश दिया जा रहा है खासकर पिछड़ी जातियों को कि हम लोग जातीय जनगणना करा रहे हैं और यदि इसमें आप लोग की संख्या बहुत ज़्यादा हो पाई जाएगी तो हो सकता है हम लोग आरक्षण बढ़ा दें। आप देखेंगे कि इसलिए जातीय जनगणना को लेकर पिछड़ी जातियों में ज़्यादा उत्साह है और अगड़ी जातियाँ जो है वो थोड़ा सशंकित है, अपर कास्ट वाले थोड़ा घबराए हैं। तो अभी तो देखिए कोई अच्छा काम भी जब गलत नीयत से किया जाता है तो उसमें गड़बड़ हो जाता है। इसलिए मैं यही चाहूँगा कि राज्य सरकार ने इस पर काफ़ी खर्च किया है, सामान्य प्रशासन विभाग इसकी नोडल एजेंसी है, 500 करोड़ रुपए का बजट ऑलरेडी दिया गया, हो सकता है वो बजट आगे भी भाग जाए। तो इसमें ईमानदारी से होना चाहिए, पारदर्शिता से होना चाहिए और उसके आंकड़ों को फिर सार्वजनिक किया जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि बस चुनाव तक जातीय जनगणना हो और फिर उसको ठंडे बस्ते में डाल दिया जाए, क्योंकि बीजेपी नीतीश कुमार ये सब छोड़ते रहते हैं। आपको याद होगा कुछ साल पहले उन्होंने बिहार को विशेष राज्य का दर्जा की मांग उठाई थी और उस पर हस्ताक्षर अभियान चला था, बहुत हंगामा हुआ था, उसकी चर्चा भी नहीं होती है। तो यही हस्र इसका नहीं हो जाना चाहिए जातीय जनगणना का कि अभी उसको आप चुनावी मुद्दा बना ले या चुनावी सभाओं में बात करें, भाषण दें कि हम ये करा रहे हैं वो करा रहे हैं, और जब चुनाव के बाद मामला ठंडा हो जाए तो उसको कहीं आप ठंडे बस्ते में दे दें, फिर उसकी चर्चा भी नहीं हो। तो यही मेरा कहना है। सर एक चीज़ इसमें ये है कि शिक्षक जहाँ के पाठक एक तरफ जहाँ शिक्षक को अच्छा करने के लिए, शिक्षा व्यवस्था को सुचारू करने के लिए तरह तरह के नियम लगा रहे हैं। पहले उन्होंने नियम लगाया कि किसी भी गैर शैक्षणिक कार्यों में शिक्षक नहीं जाएंगे, लेकिन जैसे ही जातीय जनगणना की बात आती है ये कहा जाता है कि आप पढ़ाइए, उसके बाद आप जातीय जनगणना में चले जाइए। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? अब देखिए पाठक सर भी जो है वो भी तो सरकारी अधिकारी ही है ना, कुछ सरकार से ऊपर तो नहीं है। तो ये सरकार नीतिगत फैसला लेगी, मुख्यमंत्री का फैसला हुआ नीतिगत कि नहीं शिक्षकों से कराना है, तो उसको पाठक सर कैसे बदल सकते हैं? वो तो उनको मानना ही होगा। तो ठीक है, ये बात तो है ही कि जितना ज़्यादा आप गैर शैक्षणिक कार्यों में लगाइएगा शिक्षकों को, शिक्षण कार्य उतना ज़्यादा बाधित होगा। लेकिन ये भी बात सही है कि सरकार के पास बहुत ज़्यादा विकल्प नहीं है, क्योंकि इसके लिए आप बताइए बिहार की आबादी 13 करोड़ है। 13 करोड़ का मतलब हो गया कि कई करोड़ परिवार यहाँ पर हैं। आप हर घर में यदि भेजना चाहेंगे तो उतने कर्मी आप कहाँ से लाएंगे? जैसे आप जब चुनाव होता है तो आप देखते होंगे कि जो लोग मजिस्ट्रेट नहीं भी हैं उनको भी मजिस्ट्रेट का पावर दे दिया जाता है, शिक्षकों को, कर्मियों को, क्योंकि उतने मजिस्ट्रेट लाएंगे कहाँ के? हर बूथ पर आपको मजिस्ट्रेट लाना है। तो एक दिन के लिए चुनाव के मतदान के दिन लाखों लोगों को मजिस्ट्रेट बनाकर भेज दिया जाता है। तो वही बात है, सरकार की भी मजबूरी है कि उतने कर्मी आएंगे कहाँ, क्योंकि ये कोई छोटा मोटा एक्सरसाइज है नहीं। करोड़ों घर घर में जाके उसको ये करना, 17-17 कॉलम भरवाना, ये एक बहुत मतलब दुष्कर कार्य है। तो इसलिए, और एक शिक्षक एक पढ़ा लिखा वर्ग होता है और उनकी संख्या भी बहुत ज़्यादा है, तो शिक्षकों को ऐसे काम में लगा ही जाता है। जी, कहीं ना कहीं सर ज्यादती तो नहीं हो रही है शिक्षकों के साथ में? 9 से 4 स्कूल, फिर उसके बाद जनगणना, वैसे ही इंसान मानसिक रूप से थक जाता है। थोड़ी ज़्यादती तो आप कह सकते हैं इसे, लेकिन अब क्या कहेंगे? देखिए शिक्षकों के साथ या किसी भी सरकारी कर्मी के साथ मजबूरी होती है कि वो सरकार के नियमों में बंधा रहता है, सरकार का एक जो अनुशासन है उसमें बंधा रहता है। अब जैसे कोई पुलिस वाला ही है, शिक्षक की बस बात नहीं है, पुलिस वाला ही है, तो 24 घंटे में ड्यूटी में रहता है। संडे को भी थाना खुला रहता है, ऐसा नहीं कि इतवार को थाना बंद रहता है। तो आप इसको ज़्यादती तो नहीं कर सकते हैं, ये उसकी सेवा की शर्त है, सेवा की शर्त है, सर्विस कंडीशन है। तो वही शिक्षकों की भी ये सेवा की शर्त है कि ठीक है आपका मेन कार्य है शिक्षा देना, लेकिन यदि सरकार कभी कभी आपसे दूसरा काम भी ले चले तो आप उसको इनकार नहीं कर सकते हैं। जी, चलिए, तो जातीय जनगणना पर सर पूर्व IPS अमिताभ दास सर थे हमारे साथ, इन्होंने अपनी बातें रखी हैं। इन्होंने कहा है कि जातीय जनगणना का जो आंकड़ा है न सिर्फ चुनाव के लिए रखा जाए, बल्कि इसे सार्वजनिक भी किया जाना चाहिए। राजनीतिक हथकंडा के रूप में इसे नहीं अपनाना चाहिए, बल्कि लोगों के बीच में इसे दिखाना चाहिए। पारदर्शिता ज़रूर होनी चाहिए, क्योंकि कई बार जनगणना हुए हैं, उसके आंकड़े जो हैं वो देश की जनता के बीच नहीं पहुंचे हैं, तो कहीं बिहार के साथ भी ऐसा ना हो जाए। फिलहाल इस विषय पे अपनी राय कमेंट सेक्शन में रखिए और देखते रहिए हमारे चैनल द बिहार टॉप। अपनी राय छोड़िए और वीडियो को जितना हो सके शेयर ज़रूर कीजिए।
बहुत बहुत धन्यवाद।